Hello children, good morning. I am going to teach you the fifth chapter of history, craft and industry. In this chapter, we will read how the British were responsible for the decline of traditional Indian craft and industry, particularly the cotton textile industry. And also, you will learn about the growth of modern industry in India. Let's start the new chapter, craft and industries. In pre-colonial time, India was a flourishing center of craft and industry. Pre-colonial times means ब्रिटिशर्स के आने से पहले इंडिया में जो क्राफ्ट एंड इंडस्ट्री थी वो काफ़ी अच्छी थी, फल फूल रही थी सही ढंग से. देयर वर सेवरल स्किल्ड आर्टिशियन हु वर एंगेज इन डिफरेंट काइंड ऑफ इंडस्ट्री. बहुत सारे कुशल कारीगर थे जो इंडस्ट्री में एंगेज थे तरह तरह के कामों में. इन सिटीज़ दे वर्क इन वर्कशॉप और कारखाना. शहरों में वो वर्कशॉप में काम करते थे. वाइल इन विलेज और गांव में दूसरी तरफ वो घर से ही काम करते थे, हेल्प बाय फैमिली मेम्बर. दिस सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन वॉज नोन एज कॉटेज इंडस्ट्री. इस तरह के प्रोडक्शन को कॉटेज इंडस्ट्री कहा जाता था. विद द कमिंग ऑफ यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी, जब यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी आई, मैं आप लोगों को इससे पहले बता चुकी हूँ कि जब वास्को डी गामा ने सी रूट की खोज की, उसके बाद जो है बहुत सारी जो यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी थी इंडिया आई. उसके बाद इंडियन जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्री थी उस पर बहुत असर पड़ा. तो उसके बारे में ही हमें पढ़ना है इस चैप्टर में कि क्या असर पड़ा. तो फर्स्ट है आप लोगों का, देयर वॉज ए ग्रेजुअल डिक्लाइन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्री इन इंडिया. जब इस यूरोपियन कंट्री इंडिया आई, व्यापार करने लग गई, तो इंडिया की जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्री थी वो धीरे धीरे पतन करने लगा. दिस प्रोसेस नोन एज डी इंडस्ट्रियलाइजेशन. इसी को कहा जाता है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन. द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन ब्रिटेन एंड डी इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया. ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ और इंडिया में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ. तो इसके क्या रीज़न रहे होंगे. दिस बिगेन टू चेंज विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंपनी रूल इन इंडिया. इंडिया में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कब शुरू हुआ? जब इंडिया में कंपनी रूल स्टार्ट हुआ. एज अ रिजल्ट द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. और इसका दूसरा कारण बोला है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ब्रिटेन में जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ तो दीज इंडस्ट्री नीड अ कंटिन्यू सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल. जो ब्रिटेन की इंडस्ट्री थी उसको रॉ मटेरियल यानी कच्चा माल चाहिए था. सो द एजेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी बिगेन टू फोर्स इंडियन पीसेंट टू ग्रो कैश क्रॉप लाइक द कॉटन, इंडिगो, टी, कॉफ़ी एज रॉ मटेरियल. तो इस तरह से जो ईस्ट इंडिया कंपनी के एजेंट थे वो इंडियन किसानों को फोर्स करते थे कि आप लोग राइस एंड वीट का प्रोडक्शन मत करिए, उसकी जगह आप लोग कैश क्रॉप का प्रोडक्शन करिए जैसे कॉटन, इंडिगो, टी, कॉफ़ी, और सेल इट टू देम एट लो प्राइस, और उसे कम कीमत पर हमें बेच दीजिए. तो इस तरह से जब ट्रेडिशनल इंडस्ट्री धीरे धीरे डिक्लाइन करने लग गई, विद द डिक्लाइन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्री मेनी आर्टिसन लॉस देयर जॉब. बहुत सारे जो आर्टिस्ट थे वो अपनी जॉब यानी उनका काम बंद हो गया. जब फैक्ट्री ही नहीं चलेगी तो काम कैसे होगा. मेनी आर्टिसन वर फोर्स टू रिटर्न टू एग्रीकल्चर एक्टिविटी इन देयर विलेज. बहुत सारे आर्टिस्ट ऐसे थे जो वापस अपने गाँव की तरफ आए और खेती के कामों से जुड़ गए. दिस प्रोसेस ऑफ डिक्लाइन अर्बन सेंटर एंड द माइग्रेशन ऑफ पीपल, नहीं, प्रॉस्पेरस सेंटर ऑफ क्राफ्ट लाइक द ढाका एंड मुर्शिदाबाद ऑल्सो वेंट इन टू डिक्लाइन. बहुत ही संपन्न थे ढाका और मुर्शिदाबाद क्राफ्ट के लिए, बहुत फेमस थे वो, उनका भी धीरे धीरे पतन होने लगा. एंड दिस प्रोसेस ऑफ डिक्लाइन ऑफ अर्बन सेंटर एंड द माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम सिटीज़ टू विलेज इज नोन एज डी अर्बनाइजेशन. इस तरह का पतन हो जाना किसी इंडस्ट्री का और अर्बन सेंटर का, और माइग्रेशन करना यानी कि शहरों से गांव की तरफ लोगों का पलायन हो जाना, इस प्रक्रिया को बोला जाता है डी अर्बनाइजेशन. एंड ग्रेजुअल प्रोसेस थ्रू विच द इकोनॉमिक एक्टिविटी मूव बैक टू एग्रीकल्चर फ्रॉम इंडस्ट्री इज नोन एज द डी इंडस्ट्रियलाइजेशन. और जो लोगों की इकोनॉमिक एक्टिविटी थी उसमें भी चेंज आना, यानी लोग जो है इंडस्ट्री से एग्रीकल्चर की तरफ वापस जा रहे हैं. तो इस प्रोसेस को भी कहा जाता है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन. तो आई होप आप लोगों को डी अर्बनाइजेशन एंड डी इंडस्ट्रियलाइजेशन आप लोगों को समझ में आ गया होगा. आर.सी. दत्ता जो थे एक इकोनॉमिक हिस्टोरियन थे, उन्होंने ऑब्जर्व किया है, लिखा है, इट इज़ अनफॉर्चुनेटली true that East India Company and the British Parliament following the selfish commercial policy of the 100 year ago and discouraged the Indian manufacturer in the early years of British rule. R.C. दत्ता लिखते हैं
कि ये सही है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जब इंडिया में आई तो जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी और ईस्ट इंडिया कंपनी दोनों ने मिलकर के जो कमर्शियल इकोनॉमिक पॉलिसी जो इंडिया में लागू की वो बहुत ही सेल्फिश वाली थी। उन्होंने सिर्फ अपना फ़ायदा देखा और इंडियन मैन्युफैक्चरर के बारे में कुछ नहीं सोचा, और इसी वजह से इंडियन टेक्सटाइल या इंडियन जो क्राफ्ट एंड इंडस्ट्री थी बहुत उसका ऊपर बुरा असर पड़ा और उसका पतन हो गया। अब हम पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कॉज एंड इम्पैक्ट। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के क्या कारण थे और उसके क्या असर पड़े। द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन टुक प्लेस इन ब्रिटेन इन 18th सेंचुरी में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ब्रिटेन में हुआ। अर्लियर मैन्युफैक्चरिंग वॉज डन इन होम विद बेसिक हैंड मेड टूल्स। पहले जो प्रोडक्शन होता था वो हाथ से बने हुए टूल से होता था और घर में ही होता था, लेकिन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद जो मैन्युफैक्चरिंग शिफ्टेड टू फैक्ट्रीज, अब जो प्रोडक्शन का काम है वो घर में नहीं होकर के अब फैक्ट्री में शिफ्ट हो गया। द इन्वेंशन ऑफ मशीनरीज लाइक द स्पिनिंग जेनी, स्टीम इंजन एंड फ्लाइंग शटल, इन सब ने क्या किया, increase the quantities of goods that could be produced at once time। इन सब मशीनों की सहायता से जो सामानों का प्रोडक्शन होता था एक बार में बहुत ज़्यादा होता था, क्वांटिटी उसने बढ़ा दिया। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स बिकेम फास्टर एंड चीपर। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो जाने के बाद जो अब किसी भी सामान का जो प्रोडक्शन था बहुत फास्ट हो गया था और सामान भी काफ़ी सस्ते हो गए थे। द न्यू इंडस्ट्री एम्प्लॉय लार्ज नंबर ऑफ पीपल। इंडस्ट्रियलाइजेशन हो जाने के बाद जब नई नई फैक्ट्री बनने लग गई तो उसमें बहुत सारे लोगों को रोज़गार मिला। एज अ रिजल्ट न्यू टाउन्स एंड सिटी इमर्ज इन सच एरिया। और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो जाने के बाद जब नई इंडस्ट्री बनी तो उसके आसपास जब लोग बसने लग गए तो वहाँ टाउन्स और सिटी भी बनने लग गई। इसी वजह से दस इंडस्ट्रियलाइजेशन लेड द अर्बनाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन ने अर्बनाइजेशन को भी बढ़ावा दिया। Industrial revolution also led to the development of better transport network, including railway. The raw material like coal and cotton had to be transported to the factories and finished good had to be taken to the market for sale. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो जाने के बाद जो ट्रांसपोर्ट नेटवर्क था वो भी बहुत डेवलप किया, स्पेशली रेलवे, क्योंकि इन जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी रहने की वजह से ही जो रॉ मटेरियल यानी कच्चा माल था वो फैक्ट्रियों तक आसानी से पहुंचाया जाता था और फैक्ट्रियों में जो तैयार माल फिनिश्ड गुड होते थे उनको मार्केट तक आसानी से सेल किया जा सकता था। तो इस तरह से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो जाने के बाद उसका बहुत ही अच्छा असर पड़ा, लोगों को रोज़गार मिला, टाउन्स और सिटीज़ जो है वो डेवलप करने लगे, रेलवे और दूसरे जो ट्रांसपोर्ट नेटवर्क थे उनका भी डेवलपमेंट होने लगा। अब हम अगला टॉपिक है हमारा मॉडर्न इंडियन इंडस्ट्री अर्बन ब्रिटिश अंडर ब्रिटिश रूल। While British rule and their policies led the decline of traditional craft and industry in India। अंग्रेज़ों की रूल का वजह से इंडियन जो ट्रेडिशनल क्राफ्ट एंड इंडस्ट्री थी वो पतन की, इसका मेन कारण ब्रिटिश रूल ही था। एट द एज ऑफ मॉडर्न लार्ज स्केल इंडस्ट्री ऑल्सो बिगेन इन इंडिया। लेकिन जैसे मॉडर्न एज स्टार्ट हुआ इंडिया में बड़ी संख्या में लार्ज स्केल इंडस्ट्री भी डेवलप करने लग गई। दीज फैक्ट्री वर जो थी वो उसमें मॉडर्न मशीनें होती थी, बड़ी संख्या में लेबर एम्प्लॉय होते थे। In order to link source of raw material to the factories and the finished product produced to the market, the British took to improving more modes of transport and communication, so built the roads and railway। ये मैं आप लोगों को आगे भी बता चुकी हूँ कि ब्रिटिशर्स ने किस तरह से रॉ मटेरियल को फैक्ट्री तक पहुंचाने के लिए और फिनिश्ड गुड को मार्केट तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन को बढ़ावा दिया। एंड इसके साथ साथ उन्होंने मॉडर्न पोस्ट एंड टेलीग्राफ सिस्टम वाज आल्सो पुट इन प्लेस। इस तरह से उन लोगों ने कम्युनिकेशन को भी ब्रिटिश ने बढ़ावा दिया। प्लांटिंग इंडस्ट्री। Plantation industry were one of the first kind of industry to be set up by the British in India। प्लांटेशन इंडस्ट्री जो थी वो पहली इंडस्ट्री बोली जाती है जिसे ब्रिटिश ने इंडिया में सेट किया था। कल्टीवेशन ऑफ कैश क्रॉप सच एज कॉटन, इंडिगो, टी, कॉफ़ी एंड रबर्स, इन सबको बढ़ावा दिया गया। मोस्ट ऑफ दिस प्लांटेशन वर ऑन्ड बाय द यूरोपियन। अधिकतर प्लांटेशन का काम जो थे यूरोपियन करते थे, लेकिन वहाँ एम्प्लॉय कौन होता था, इंडियंस होते थे एज लेबर। वर्क अंडर एक्सट्रीम कंडीशन, उन्हें बहुत ही ख़राब परिस्थितियों में काम करना पड़ता था। लार्ज स्केल टी कल्टीवेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश इन आसाम। बड़ी मात्रा में टी कल्टीवेशन स्टार्ट हुआ, अंग्रेज ब्रिटिशर्स ने किया आसाम में।
एंड फिर इसके बाद दार्जिलिंग में भी किया अर्ली 19th सेंचुरी में। कॉफ़ी वॉज ग्रोन इन द साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया, कॉफ़ी की जो पैदावार थी वो साउथर्न इंडिया में की जाने लग गई। टेक्सटाइल इंडस्ट्री, द बर्थ ऑफ द मॉडर्न टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन इंडिया took place in Mumbai in 1854। 1854 में पहली मॉडर्न टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो स्थापित की गई। एंड सेटिंग अप ऑफ द फर्स्ट कॉटन मिल बाय द पारसी जेंटलमैन कावासाजी नानाबाई। कावासाजी नानाबाई ने पहली कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है इंडिया में स्थापित की थी। सून द कॉटन मिल्स वर सेटअप इन अहमदाबाद, मद्रास, कानपुर, सोलापुर एंड नागपुर। बहुत जल्दी ही इन सब जगहों पर भी कॉटन इंडस्ट्री जो है वो स्थापित हो गई। It was only after the First World War when the textile import from Britain declined and Indian cotton mill could flourish। ये पहली बार ऐसा हुआ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, जबकि ब्रिटेन से आने वाला जो सामान था, ब्रिटेन इंपोर्ट जो है उसका मतलब वो थोड़ा गिर गया नीचे, और इंडियन कॉटन जो मिल था वो तरक्की कर रहा है, फल फूल रहा है। ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद हुआ। द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, इन 19th सेंचुरी में स्टील मैन्युफैक्चरर भी इंडिया करने लगा। इन 1907 द स्टील फैक्ट्री वॉज सेटअप बाय द जमशेदपुर बाय द पारसी इंटरप्रेनर्स जमशेदजी टाटा। जमशेदजी टाटा ने आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की 1907 में। द टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी यानी टिस्को स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग स्टील इन 1912। 1907 में इसको सेटअप किया गया, 1912 में इसने प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया। टिस्को बिगेन मैन्युफैक्चरिंग रेल फॉर द इंडियन रेलवे बाय द एंड ऑफ द वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद उसने रेलवे के लिए मैन्युफैक्चरिंग करना टिस्को ने स्टार्ट कर दिया। टिस्को बिकम वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ द स्टील इन इंडिया। टिस्को जो है इस तरह से स्टील का लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर बन गया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। जूट मिल, फ्लोर मिल एंड टिम्बर मिल, बहुत सारे मिल जो है इस तरह से इंडिया में 20th सेंचुरी तक आते आते 19 एंड 20 अर्ली 20th सेंचुरी तक बहुत सारी इंडस्ट्री खड़ी हो गई। जब इंडस्ट्री डेवलप वॉज वेरी स्लो इन इंडिया अंटिल इंडिपेंडेंट। आज़ादी तक जो है इंडिया में जो इंडस्ट्री का डेवलपमेंट था वो काफ़ी स्लो था। रीज़न फॉर दिस वर मेनी, इसके बहुत सारे कारण थे। तो पहला कारण है आप लोगों को इसमें बताया हुआ है, इंडियन फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू गेट लोन फ्रॉम बैंक्स। इंडियन लोगों को बैंक से लोन लेने में प्रॉब्लम पहला। दूसरा बताया हुआ है रेलवे फ्रंट ट्रेड वर लोअर फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेन इम्पोर्ट गुड्स दैन द डोमेस्टिक गुड्स। जो इंडियन जो किराया होता था ढोने का, माल ढोने का, वो जो फॉरेन किराया होता था इंपोर्ट का उसका कम होता था और इन घरेलू जो गुड्स होते थे उनके तुलना में। The British would import the machinery needed for setting up factory। ब्रिटिश जो थे वो मशीनरी इंपोर्ट कर लेते थे फैक्ट्री सेट करने के लिए। इंडियन मैन्युफैक्चरर डिड नॉट ऑलवेज हैव द मीन्स टू बिल्ड द मशीनरी और फंड बाय दैम। इस तरह इंडियन मैन्युफैक्चरर्स के पास या तो फंड नहीं होता था या फिर वो इस तरह का मशीनरी सोचते भी नहीं थे कि हम लोग को बाहर से मंगा के बनवानी है। तो इस तरह से जो है इंडिया में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्लो होने का कारण यहाँ बताया हुआ है। आई होप कि आप लोगों को ये पूरा समझ में आ गया होगा। थैंक यू स्टूडेंट, आप लोग क्वेश्चन आंसर प्रॉपरली लिखिए।